हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। उससे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ये दो क्वेश्चन जो मैंने लिखे हुए हैं, सो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे मुझे? अगर आप वीडियो पढ़ने से पहले दे पाते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि हाँ, आपको इसको वीडियो पढ़ने से पहले आपको ये आता था। तो आज की इस वीडियो के बाद हम इन दोनों क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे एंड आई होप आपको इसका आंसर्स भी आपको मिल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो अब आयनिक कंपाउंड क्या होता है ये मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियोज़ में कि जब दो सेपरेट एटम जब एक साथ आते हैं और दो एटम्स का जब एक कॉम्बिनेशन बनता है तो एक आयनिक कंपाउंड देते हैं। ठीक है, तो अब इस आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज इसमें ये आती है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट ये ज़्यादा क्यों होता है? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि देखो, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रखने का क्या कारण हो सकता है कि इसमें जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मतलब एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि जो हमने डिस्कस किया था पहले वीडियोस में कि जो हमें आयनिक बॉन्ड के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसिटी क्या चाहिए कि हमारी जो लैटिस एनर्जी है वो हाई होनी चाहिए और आयनाइजेशन एनर्जी है वो लो होना चाहिए। तो जब लैटिस एनर्जी इतनी ज़्यादा है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑब्वियस ही बात है हाई होगा, क्योंकि उनके बीच में जो एनर्जी है, जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो एक पहला पॉइंट पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि जो ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका बहुत ही लो वेपर प्रेशर होता है। ये बहुत ही लो वेपर प्रेशर से एसोसिएट करते हैं। वेपर प्रेशर मतलब बहुत ही कम होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है वो आपको पता है। और जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन हाई होता है। लो वेपर प्रेशर होता है और जो हमारा हीट ऑफ एटोमाइजेशन ये हाई होता है। अब हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है? मान लो एक कोई कंपाउंड है, मैं आपको एक जैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लो एक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, ये ए है एंड ये बी है। ये अभी हमारे एक कंपाउंड के फॉर्म में है। जब ये किसी सोल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, या तो मान लो कोई एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं अपना, मान लो अगर इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है इनमें, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो जब एक डिफरेंट एटम बनाते हैं ए एंड बी, ये जब डिफरेंट एटम बन जाते हैं, जब ये डिफरेंट एटम्स बन जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग, जो एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है, तो यहाँ पे जो हीट रिलीज़ हो रही है इसको बोलते हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन। मतलब डिफरेंट एटम बन रहे हैं एक कंपाउंड से, वो एक अलग अलग एटम बन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग हीट ऑफ एटोमाइजेशन। इसमें इसकी जो हीट है वो हाई होती है क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि तभी इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी स्ट्रांग है। तो आई होप आपको समझ में आया है ये पॉइंट मेरा। एंड थर्ड पॉइंट इनका है कि ये बहुत ही ज़्यादा जब स्ट्रॉन्ग है तो मतलब मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बना देता है, तभी ये हर डायरेक्शन में इक्वल होते हैं। इनके बीच में जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मान लो एक ही एटम है, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है तो दूसरा फोर्स यहाँ से लग रहा है, एक यहाँ से लग रहा है तो दूसरा फोर्स यहाँ से लग रहा है, यहाँ से लग रहा है तो दूसरा फोर्स यहाँ से लग रहा है। तो ये चारों तरफ से ना एक अपने को स्टेबलाइज रखते हैं। तो हर तरीके से इनका जो एक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इसको एकदम एक ही डायरेक्शन में रख रहा है। मतलब यहाँ से ये हिल नहीं रहा है, ये एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज्ड रखते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
जो कि हमारी हर डायरेक्शन में है, मतलब कि हर, इसीलिए इनको जो है ना नॉन डायरेक्शनल बोला जाता है, इसीलिए इनको नॉन डायरेक्शनल बोला जाता है क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। ये सब कीवर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मान लो आ जाता है ना आपका एग्ज़ाम में कि आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ बताओ क्या क्या होती हैं, या आपको कहीं भी आयनिक कंपाउंड का जिक्र दिया है क्वेश्चंस में और वो 5 नंबर का 6 नंबर का, अगर आपको इसमें थोड़ा सा एज चाहिए, थोड़ा सा वैल्यूडेशन करना है, तो आप ये सब पॉइंट्स लिख सकते हो कि आयनिक कंपाउंड्स के बीच में जो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हीट ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होती है, लो वेपर प्रेशर होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ना एक एज दे देगा। और जब ये देखो, जब ये नॉन डायरेक्शनल है तो मतलब कुछ भी इसकी मिरर इमेज नहीं बन पाएगी, मतलब इसमें जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो भी ये शो नहीं करेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट और आता है, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग मैलिक एसिड पढ़ते हैं, फॉर्मिक एसिड पढ़ते हैं ना, कि मिरर इमेज बन गई, फॉर्मूला सेम है पर मैलिक एसिड, डी मैलिक एसिड और जो हमारा एल मैलिक एसिड है उनका डिफरेंट नाम होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो इनका जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो भी ये शो नहीं करेंगे, ये नॉन डायरेक्शनल होंगे और ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी शो नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। अब इस फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी में। आयनिक कंपाउंड है, जैसे कि हम जानते हैं आयनिक कंपाउंड ही जो आयनिक सॉल्यूशंस होता है हमारा, उन्हीं में तो हम कंडक्ट कराते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस होता है वहीं से तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, वहीं से करंट जनरेट होता है। तो इसीलिए तो ये जब तक ये सॉलिड स्टेट में रहते हैं तब तक ये हमारे नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। एंड जब इनको लिक्विड स्टेट में या इनको मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं तब ये एक कंडक्टर का काम करते हैं, तभी हमारी इलेक्ट्रोलिसिस हो पाती है, ठीक है। तो आप इस फोर्थ पॉइंट में लिखोगे कि ये नॉन कंडक्टर होते हैं हमारे सॉलिड स्टेट में, एंड जब ये कंडक्टर कब बन जाते हैं, जब ये मॉल्टन स्टेट में होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो सॉल्यूशन स्टेट। ठीक है, आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल डाल सकते हो आप इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह में। चलो अब फिफ्थ पॉइंट की तरफ आते हैं कि फिफ्थ पॉइंट ये हमें बताता है कि जो आयनिक कंपाउंड है वो नॉन पोलर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। नॉन पोलर जो सॉल्वेंट, मतलब कि जैसे कि CCl4 हो गया हमारा, ठीक है, एंड इस टाइप की चीज़ें जो हमारी हो गई, एंड जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। पोलर सॉल्वेंट्स मतलब कि हमारा कोई अल्कोहल हो गया, कोई वाटर हो गया, तो ये सब चीज़ें हमारी जो ये सब पोलर सॉल्वेंट्स होती हैं, ठीक है। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये डिज़ोल्व, आयनिक कंपाउंड्स जो हैं ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं, डिज़ोल्व नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स लिख लो यहाँ पे, CCl4 ये हमारा आयनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब ये हमारे हो गए पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स में जो आयनिक कंपाउंड है ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो पोलर कंपाउंड में ये हमारे डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब पोलर कंपाउंड्स में आप लिख सकते हो एग्जाम्पल, अल्कोहल हो गया या हमारा H2 है। देखो जो पोलराइजेशन जो होते हैं या पोलराइजिंग टेंडेंसी जो होती है ये मैं आपको बताऊंगी फजान रूल में, वो होगा नेक्स्ट वीडियो हमारा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड पॉइंट्स। तो अब हमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड तो हमको एक बॉर्न हाइबर साइकिल में मॉडिफाई करना होगा। अगर हमें सॉल्युबिलिटी और डिटेल में पढ़नी है तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अब करते हैं, हम बॉर्न हाइबर साइकिल में। बॉर्न हाइबर साइकिल मैंने करा रखी है तो आप प्लीज़ उसको चेकआउट कर लेना।
इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्युबिलिटी के लिए। तो मान लो एक कंपाउंड है हमारा AB, जब उसको वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं तो आपको पता है कि एक्वा स्टेट में हमारे आयंस बन जाएंगे A+ एंड B-, दोनों एक्वा स्टेट में होंगे। ये हमारा हो जाता है एंथैल्पी फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड चीज़ मान लो, एक तो अब इसी सॉल्यूशन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। सेकंड तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। मान लो ये AB हमारा एक जो कंपाउंड है उसमें एक इसी को जो ये आपस में जो जाल है, जो लैटिस है, उसको ब्रेक करने के लिए एक एनर्जी रिलीज होती है, लैटिस एनर्जी, एंड ये कंपाउंड बनाती है हमारी A+ एंड B-। ठीक है, एंड फिर से अब हम इसको H2O से कराते हैं जब इसको रिएक्ट, तो एक हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है। हाइड्रेशन मतलब कि जब वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या हमें मिलेगा, एक्वा सॉल्यूशन में मिल रहा है, तो जो हीट रिलीज होगी उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, अब इस स्टेप को हम लोग, सेकेंड जो स्टेप हमें निकाला है, पहले स्टेप को तो एंथैल्पी फर्स्ट बोलते हैं, एंड सेकेंड स्टेप को हम बोल सकते हैं इसकी लैटिस एनर्जी एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो जो H1 है हमारा, ये पूरा एक सोल्यूशन का है, इसको इसीलिए इसको हम लोग H ऑफ सोल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है जो हम ऐसे ही फॉलो करते हैं। सेकेंड जो स्टेप है हमने वो मॉडिफाई किया है हमने। ठीक है, तो इसलिए हम लोग H2 इसको लिखते हैं। तो अब अगर हम हेस लॉ यूज़ करते हैं, जो कि हमने बताया है कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं वो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक की लॉ को फॉलो करते हैं एंड हेस लॉ को फॉलो करते हैं। तो हेस लॉ के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, और बस वो चेंज होती है कोई दूसरे फॉर्म में। तो इसी तरीके से जो हमारा एंथैल्पी क्या होगी, हमारी एनर्जी होती है। तो ये जो एंथैल्पी है हमारी सोल्यूशन की, हेस लॉ लिख दो आप ऊपर कि हेस लॉ के अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, ये जो हमारी एंथैल्पी है सोल्यूशन की, वो क्या होती है हमारी सोल्यूशन, मतलब हम इसको भी मान लें सोल्यूशन, H1 हमारा H2 दोनों ही सोल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, या तो एक ही पाथ 1 फॉलो कर सकते हैं, पाथ 2 फॉलो कर सकते हो, तो दोनों आप H2 को भी सोल्यूशन का पार्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी लैटिस एनर्जी हो गई UC प्लस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये हमारा <0 होना चाहिए, मतलब कि हमको इतनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारी लैटिस एनर्जी आ गई, यहाँ से डिराइव होता है कि जो हमारी लैटिस एनर्जी है वो लेस देन, जब इसको यहाँ ले जाओगे हेस लॉ के अकॉर्डिंग, तो हमारा ये होना चाहिए कि हर चीज़ कंजर्व रहती है और वो हमारी <0 है। ठीक है, अब हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारा ये आया है, ये हमेशा कंपनसेट एक दूसरे को करना चाहिए। जो हमारी हीट निकली है हमारी वाटर से रिएक्ट करने के बाद, वो हमारा हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये कंपनसेट करना चाहिए हमारी लैटिस एनर्जी को। तो लैटिस एनर्जी हमें पता है कि एंडोथर्मिक होती है, एंड जो हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब कि हमारी एफिनिटी हमारी हो गई, वो एक्सोथर्मिक होती है। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में लगाया है, एंडोथर्मिक मतलब कितनी एनर्जी आप दे रहे हो उसको। मान लो आयनाइजेशन एनर्जी दे रहे हो। ठीक, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी दो आप कि आउटर मोस्ट शेल में से उस इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाओ, तो जो एनर्जी दे रहे हो वो है आयनाइजेशन एनर्जी। तो वो हो गई एंडोथर्मिक एनर्जी। एक्सोथर्मिक एनर्जी का एग्जांपल ले लो आप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि कितनी एनर्जी आप उसमें, कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है कि उस इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाने में, तो वो होती है हमारी एक्सोथर्मिक एनर्जी। ठीक है, तो ये होता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में डिफरेंस। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कि ये कंपनसेशन का क्या मामला है। देखो, इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि जितनी हमारी हाइड्रेशन की हीट
हीट ऑफ हाइड्रेशन जितनी ज़्यादा होगी हमारी, तो वो उस हाइड्रेशन को हमारे लैटिस एनर्जी को कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब एक हमारा जो बॉन्ड बन चुका है, हमारा दो एक आयनिक कंपाउंड में हमारा जो बॉन्ड बन चुका है, तो उसमें मान लो कि ये हमारा आयनिक कंपाउंड है AB। ठीक है, AB मान लो ये हमारा आयनिक कंपाउंड है। अब इसमें जो हमारा बॉन्ड टूटा है, जो लैटिस एनर्जी रिलीज़ हुई है हमारी, मान लो इसका जो बॉन्ड टूटा है, ये जो हमारी लैटिस एनर्जी रिलीज़ हुई है, ठीक है, और जो हाइड्रेशन एनर्जी भी रिलीज़ हुई है, इसी में जब हमने वाटर से रिएक्ट कराया है तो हमारी एक हाइड्रेशन एनर्जी भी रिलीज़ हुई है। अब हाइड्रेशन एनर्जी भी रिलीज़ हुई है एंड लैटिस एनर्जी भी रिलीज़ हुई है हमारी। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, हेस लॉ के अकॉर्डिंग, हमें पता है कि जो आयनिक कंपाउंड है वो हेस लॉ फॉलो करता है। अब हेस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा ये चीज़ आ रही है कि जो हमारी हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है लैटिस एनर्जी से, मतलब कि हमारी हाइड्रेशन एनर्जी ऑलवेज ज़्यादा ही होगी लैटिस एनर्जी से। अगर वो ज़्यादा है तो मतलब वो कंपनसेट कर रही है हमारी लैटिस एनर्जी को। आई होप आप समझ पा रहे हो। ठीक है, अगर यहाँ से हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है और लैटिस एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, अगर ये कंपनसेट कर पा रही है एक दूसरे को, तो अगर कंपनसेशन हो रहा है, देखो मतलब कि अगर उस लेवल पे है कि ये कंपनसेट कर दे रही है, मतलब ज़्यादा अगर है हाइड्रेशन हमारी लैटिस एनर्जी से, तो मतलब कंपनसेशन हो रहा है। अगर वो कंपनसेशन दे रही है तो मतलब जो हमारा आयनिक कंपाउंड है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर कंपनसेशन नहीं हो रहा है हीट ऑफ हाइड्रेशन से लैटिस एनर्जी का, तो हमारा डिज़ोल्व नहीं होगा आयनिक कंपाउंड। तो ये एक तरीका है हमारा, ये जो हमने मॉडिफिकेशन लाए हैं बॉर्न हाइपर साइकिल में, ये जो मॉडिफिकेशन हमने किया है, तो ये एक तरीका है कि जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड है वो उनकी सोल्यूबिलिटी, वो कैसे डिज़ोल्व हो रहे हैं कि नहीं डिज़ोल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब मान लो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक कोई कंपाउंड है, कोई XYZ कोई कंपाउंड है जिसकी हमारी लैटिस एनर्जी है 3780। ठीक है, और उसकी हमारी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, इसको हमने चलो मॉड लगा दिया क्योंकि पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव का कोई साइन नहीं, नेगेटिव बस खाली एक एनर्जी का एक ज़रिया होता है कि उस पर एनर्जी तुम दे रहे हो कि निकाल रहे हो, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, सिर्फ नेगेटिव साइन वो डिनोट करता है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी मान लो 4280 है। अब देखो यहाँ पे हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा मतलब है, तो मतलब कि हाइड्रेशन एनर्जी हमारी ज़्यादा है, इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो कि हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, तभी हमारी लैटिस एनर्जी को वो कंपनसेट कर पा रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है लैटिस एनर्जी से, तो ये इसको कंपनसेशन दे पाएगा। जब कंपनसेट कर पा रहा है तो हमारा जो आयनिक कंपाउंड है वो हमारा डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल इसी का ले लो। मानो लैटिस एनर्जी है, कोई कंपाउंड है जिसका लैटिस एनर्जी है 607 और हाइड्रेशन एनर्जी है 208। अब आप खुद ही देखो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी इतनी पॉसिबल, मतलब इतना सक्षम है कि वो लैटिस एनर्जी को कंपनसेट कर पाए। हाइड्रेशन एनर्जी खुद ही इतनी कम है, तो लैटिस एनर्जी को क्या कंपनसेट कर पाएगा। तो यहाँ पे हेस लॉ तो वायोलेट हो गया हमारा, ये तो वायोलेट हो गया हमारा, समझ में आया आपको, ये तो वायलेट हो गया। तो मतलब ये यहाँ पे ये जो हमारे आयनिक कंपाउंड है वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो डिज़ोल्व नहीं होगा। अब एक और एग्जांपल ले लो, चलो एक और क्वेश्चन ले लो कि ये जो हमारा एक कंपाउंड है CaF2, ये हमारा वाटर में इनसॉल्यूबल है। क्यों, ऐसा क्यों है कि ये वाटर में इनसॉल्यूबल है। अब वाटर हमें पता है कि ये पोलर कंपाउंड है, ठीक है, एंड CaF2 चलो हमारा आयनिक कंपाउंड हो गया, तब भी ये इनसॉल्यूबल क्यों है। आयनिक कंपाउंड होने के बावजूद पोलर, हमें पता है आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है कि वो पोलर सॉल्वेंट में, वाटर तो यहाँ सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है कि पोलर सॉल्वेंट में वो सोल्यूबल हो जाता है। तो यहाँ पे सोल्यूबल क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे सोल्यूबल देखो भाई सेम चीज़ है, हेस लॉ के अकॉर्डिंग लगाओ। यहाँ पे सोल्यूबल इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि जो हमारी लैटिस एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा है ही नहीं कि हाइड्रोजन एनर्जी, मतलब इस हाइड्रोजन एनर्जी इतनी ज़्यादा है ही नहीं कि वो लैटिस एनर्जी को कंपनसेट कर पा रहा है। देखो लैटिस एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही हाई है, लैटिस एनर्जी तो इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात, जब आयनिक कंपाउंड है तो इसकी लैटिस एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है,
फ्लोरीन की भी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है एंड कैल्शियम 2+ की भी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो मतलब लैटिस एनर्जी इनकी दोनों की ही ज़्यादा है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी इनकी कम रही होगी, इसी वजह से ये इनसॉल्युबल रहे हैं। तो बस यही आपको पॉइंट लिखना है कि लैटिस एनर्जी जो है हमारी वो तो हाई है, बट जो हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी है, जो इसको डिज़ोल्व कर रहे हो, जो एक्वस सोल्यूशन बन रहा है, वो इतना ज़्यादा नहीं है कि कंपनसेट कर पाए। मतलब कंपनसेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंपनसेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए ये इनसॉल्युबल है। इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा। तो एक और इसका चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एक लेते हैं एग्जाम्पल MgCl2 का। स्टूडेंट्स मैं एग्जाम्पल्स इसलिए करा रही हूँ ना, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगर कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी रहेगा तो आप अगर एग्जाम्पल्स में पुट कर पा रहे हो वो कॉन्सेप्ट, तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट्स ना क्लियर होते जा रहे हैं। तो चलो एक और क्वेश्चन टाइप का बन सकता है इसमें कि कैलकुलेट हाइड्रेशन एनर्जी, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cl-। अब यहाँ पे मान लो एक न्यूमेरिकल आ गया हमारा, ठीक है, और उस न्यूमेरिकल में आपको ये चीज़ ऑलरेडी दी हुई है कि MgCl2 जब एक्वस सोल्यूशन में बनाते हैं इसको, तो Mg+2 एक्वस देता है एंड 2Cl- हमारा एक्वस देता है, ठीक है। और जब सेकेंड, ये तो हमारा एक एंथैल्पी फर्स्ट हमारा दे दिया, जो कि सोल्यूशन का एंथैल्पी भी मान सकते हो, ठीक है। अब दूसरा है जो हमारा जो लैटिस एनर्जी रिलीज़ हो रही है, बॉर्न हाइबर साइकिल का जो मॉडिफिकेशन था, Mg2+ और यहाँ पे 2Cl- होगा। ये जब हमारा हाइड्रेशन दे रहा है, हीट ऑफ हाइड्रेशन है यहाँ पे, ठीक है, चेंज ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन है, वो यहाँ पे इतना दे रहा है। तो पूरे सोल्यूशन का क्या होगा, हमारा जो एंथैल्पी है, पूरे सोल्यूशन का एंथैल्पी क्या होगा, लैटिस एनर्जी, ये लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, देखो हाइड्रेशन एनर्जी अब अलग अलग हो जाएगी हमारी। जो Mg2+ की हाइड्रेशन एनर्जी अलग होगी और 2Cl- की यहाँ पे अलग हो जाएगी, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ, यहाँ पे मान लो ये Mg+2 की लिख रहे हो, और दूसरी हाइड्रेशन एनर्जी अब लिख लो Cl- की। Cl के 2 आयन्स हैं, तो यहाँ पे 2 लिखोगे, याद रखना, यहाँ पे गलती मत करना, यहाँ पे लिखोगे 2, क्योंकि Cl के तो 2 आयन्स हैं हमारे, ठीक है, और हर आयन की एक अलग सोल्यूबिलिटी होती है, ठीक है। तो हाइड्रेशन पानी में कितना सोल्यूबल है वो अलग अलग आप डिसाइड करोगे। तो इसलिए Mg के लिए अलग लिखा है हमने, और जो क्लोरीन के लिए वो अलग लिखा है। 2 यहाँ पे हमने ये इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो हमारा क्लोरीन है वो 2 है, ठीक है। अगर हमें, अब देखो ये तो आपकी एक इक्वेशन बन गई। अगर न्यूमेरिकल में मान लो आपको सब कुछ दिया है, ठीक है, अगर आपको लैटिस एनर्जी भी दी गई है, सोल्यूशन का भी दिया गया है, ठीक है, और Mg का भी चलो दे दिया गया है, और आपसे Cl का पूछ लें, तो हाइड्रोजन एनर्जी अगर आपको Cl का पूछ लें तो आप निकाल लोगे सीधे सीधे करके। यहाँ से कैसे निकालोगे, हाफ करके पूरा, ये इस तरीके से। अगर मान लो आपको हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ Cl- आयन का निकालना है, तो हाफ करो, पूरा लिखो लैटिस एनर्जी, पूरा लिखो सोल्यूशन का, चेंज इन हाइड्रेशन ऑफ Mg+ का, एंड माइनस लैटिस एनर्जी। अब ये यहाँ से आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलो अब आपको इतना समझ में आ गया। तो अब इसी टॉपिक को एंड करते हुए, जो ऊपर सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस दिए थे, आई होप अब आप उसको कंसिडर कर पाओ। तो पहला इसमें आता है क्वेश्चन कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ CuCl2 इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू NaCl। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो CuCl2 का बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू NaCl। अब हमें पता है कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, जहाँ पे हमारा जो 6:6 का रेशियो बनता है। एक सोडियम के अराउंड 6 क्लोरीन आयंस होते हैं और एक क्लोरीन के अराउंड 6 सोडियम आयंस होते हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो मतलब NaCl हमारा एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड है, इसी वजह से आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट है हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि उनकी जो लैटिस एनर्जी है, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ ही यही होती है कि जो लैटिस एनर्जी उनकी हाई होती है एंड आयनाइजेशन एनर्जी उनकी लेस होती है। तो ये रीज़न आप दोगे कि इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट इनका ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारा एक आयनिक कंपाउंड है एंड CuCl2 हमारा आयनिक कंपाउंड नहीं है।
CuCl2 में 100% आपको आयनिक कंपाउंड नहीं मिलेगा, कोवेलेंसी भी मिल जाएगी इसमें, इसीलिए थोड़ा सा इसका मेल्टिंग पॉइंट है जो कि वो कम हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन आई आपको क्लियर हो गया होगा। पूरा वही सेम पॉइंट्स लिखने हैं जो आपको, वही जो पॉइंट्स बताए ना मैंने, वही हैं कीवर्ड्स, आपको वही लिखने हैं हर जगह, ठीक है। अब सेकंड देखो क्वेश्चन आता है कि हमारा जो Ki है, मतलब पोटेशियम आयोडाइड, इट सल्यूबल इन अल्कोहल इन pyridine बट KCl इज इनसल्यूबल इन pyridine। अब ये तो पूरा वही जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको। देखो पोटेशियम आयोडाइड इज सल्यूबल इन अल्कोहल। पोटेशियम आयोडाइड का मतलब ये हमारा एक आयनिक कंपाउंड है, K+ और I-। अगर आपको वाटर से कराओगे इसको रिएक्ट तो आपका पोटेशियम आयन और आयोडाइन आयन अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में। तो ये हमें बताया है कि ये सल्यूबल तो है अल्कोहल इन pyridine। pyridine हमारा एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, बट अगर इसके साथ अल्कोहल हो गया है, अल्कोहल हमारा पोलर होता है सॉल्वेंट, तो अगर ये pyridine और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन हो गया है, मतलब वो उसमें पोलैरिटी बढ़ गई है तुम्हारी सॉल्वेंट की, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड हमारा इसमें तो सल्यूबल है, लेकिन जो हमारा सिर्फ, लेकिन अगर KCl देख लो, KCl हमारा इनसल्यूबल है pyridine में। तो सबसे पहला पार्ट हमारा यहाँ तक आ गया। सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन करो कि ये सल्यूबल क्यों है pyridine में। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा कि Ki हमारा जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, उसमें हाई लैटिस एनर्जी है और लो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, ठीक है। और जो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं कि पोलर सॉल्वेंट्स में सल्यूबल हो जाना, एंड अल्कोहल विद pyridine हमारा एक पोलर सॉल्वेंट बन जाता है, ठीक है। pyridine इटसेल्फ हमारा नहीं है, नॉन पोलर है, बट लेकिन अगर आप इसके अल्कोहल को मिला लोगे तो थोड़ी सी पोलैरिटी शो करता है, इसीलिए हमारा सल्यूबल हो जाता है। और सल्यूबल होने के एक और आपको रीज़न पता है कि ये जो हमारा अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारी हाइड्रेशन एनर्जी है वो कंपनसेट कर रही है हमारी उस लैटिस एनर्जी को, दैट्स वाई दिस पोटेशियम आयोडाइड इट्स सल्यूबल इन अल्कोहल विद pyridine। तो ये आपका आ गया, फर्स्ट पार्ट एड्रेस कर लिया आपने। अब सेकंड पार्ट है कि बट KCl इज़ इनसल्यूबल इन pyridine। तो KCl आयनिक कंपाउंड तो है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब KCl को जब हाइड्रेशन करते हो तो K+ और Cl- ऑब्वियस ही बातें निकलता है, मतलब ये पूरा कंपाउंड तो एग्जिस्ट करता है ऐसा आयनिक कंपाउंड, बट ये इनसॉल्युबल इन pyridine इसलिए है क्योंकि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर में इनसॉल्युबल होते हैं, ये इसी वजह से हमारा है। pyridine हमारा यहाँ पे नॉन पोलर है। मेन डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर देखो इन्होंने कहाँ पे फोकस करने की कोशिश करी है, इन्होंने पोटेशियम आयोडाइड और KCl में नहीं गेम खेला है, इन्होंने गेम खेला है कि अल्कोहल इन pyridine और सिर्फ इन pyridine। तो मतलब आप समझो कि UPSC एग्जामिनेशन आपको कहाँ ट्विस्ट कर रहा है। अल्कोहल इन pyridine का मतलब है कि पोलैरिटी बढ़ जा रही है, इसीलिए वो सल्यूबल हो जा रहा है। सिर्फ pyridine मतलब ये नॉन पोलर है, तो यहाँ पे इनसॉल्युबल होगा। तो मेन गेम इसका यहाँ पे आपका है, अल्कोहल इन pyridine एंड pyridine। डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर आपको वहाँ पे खुद ही फाइंड करना है कि मेन फोकस क्या है आपका, ठीक है। तो जो मैंने की पॉइंट आपको बताए हैं तो आपको आंसर्स में लिखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फदांस रूल समझाने वाली हूँ। तो आई होप आप, अगर कुछ आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर देना। एंड इसका जो पूरा इस लेक्चर का या फिर इस पूरे चैप्टर का जो पूरा PDF है, जो मेरा हैंड रिटन नोट्स एंड आइज के, वो मैं थोड़े टॉपिक कवर हो जाए उसके बाद अपलोड करूँगी, ताकि आपको भी एक, जब आप पूरे एक प्लेलिस्ट बन जाएगी ना तो आप उसको आराम से देख के मैच करके पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।